ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये क्या है थोड़ा हम देखेंगे। जैसे कि आपको न्यूटन सेकंड लॉ पता होगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो मोमेंटम का फॉर्मूला है पी वेक्टर इज इक्वल टू एम बी। ओके, अगर एक पार्टिकल है आपके पास, ये अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है और एक फोर्स ये लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल विल बी जीरो। अगर नेट फोर्स विल बी जीरो तो क्या हो जाएगा? तो नेट फोर्स अगर जीरो हो गया मतलब ऑल द नेट फोर्स आर जीरो, सो यहाँ पर dp बाई dt इज इक्वल टू जीरो। और जीरो को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। ओके, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। तो d बाई dt ये मतलब आप सोच सकते हो ये कट गया तो मतलब ये हट गया, तो p इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कांस्टेंट। तो मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या है? मोमेंटम कांस्टेंट हो गया मतलब जो आपका इनिशियल मोमेंटम है वही आपका फाइनल मोमेंटम होगा। ठीक है, आज पर दिस रूल या दिस लॉ, ये मोमेंटम जो कांस्टेंट हो गया, मोमेंटम इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम इज कंजर्व। सो इसी को हम कहते हैं मोमेंटम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन। मोमेंटम को क्या बोलेंगे बेटा? कांस्टेंट ऑफ मोशन। कांस्टेंट ऑफ मोशन मतलब कोई भी चीज अगर कंजर्व हो रहा है, जैसे मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ मोशन। देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए। एक होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स्ड, जैसे कि आप एक नंबर ले सकते हो 2, 3, दिस इज योर एब्सोल्यूट कांस्टेंट। ओके, तो और एक चीज है कांस्टेंट ऑफ मोशन। कांस्टेंट ऑफ मोशन का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कंजर्व होगा वही होगा आपका कांस्टेंट ऑफ मोशन। ओके, ये एक दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कंजर्व का मतलब होता है जैसे 2 बिलार्ड बॉल आप लो, उनका कोलिजन हो रहा है, तो बिफोर कोलिजन उनका मोमेंटम कितना था? इनिशियल मोमेंटम वाज पी। आफ्टर कोलिजन, ओके, बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन था, जब कोलिजन हो गया, ओके, फिर आ गया आफ्टर कोलिजन, इनका मोमेंटम हो गया pf। तो इनिशियल मोमेंटम जितना था दैट इज बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम भी उतना ही होगा। एक 3 स्टेज होने वाला है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेज बिफोर कोलिजन, और एक स्टेज हो जाएगा ड्यूरिंग कोलिजन, और एक स्टेज आ जाएगा आफ्टर कोलिजन। तो इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम शुड बी कंजर्व, मतलब इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंजर्व। और एक चीज है इनवेरिएंट जो है, जो वेरी नहीं करता है इन ए पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि यहाँ पर मास, क्लासिकल मैकेनिक्स में मास इज कांस्टेंट, इन दिस पर्टिकुलर फ्रेम मास इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी के ऊपर आपको आइडिया होना चाहिए। और कांस्टेंट ऑफ मोशन के बारे में क्या आइडिया? कांस्टेंट ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ। कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। मोमेंटम क्या होता है? mv इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए कोई भी बॉडी का मास हो इन क्लासिकल मैकेनिक्स इट इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, ये अनदर कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कांस्टेंट है, लेट इट बी 5, और ये लेट इट बी ये है 1 kg, तो 5/1 कितना होगा? अनदर कांस्टेंट दैट इज 5। ओके, सो v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये इसका मतलब है जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे एक पर्टिकुलर आप लो, सिचुएशन ले लो, आप अगर 5 किलोमीटर पर आवर में चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो आप वही स्पीड के साथ कंटिन्यू कर रहे हो। सो दिस इज योर कांस्टेंट ऑफ मोशन, मतलब आपका जो स्पीड है वो चेंज नहीं कर रहा है। हर घंटे में 1 आवर में आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आप चल रहे हो, उसका मतलब है 1 आवर में 5 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर 2 आवर लोगे तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 5। टाइम कितना लगा? 1।
3 आवर में कितना होगा, 3 आवर में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 आवर में हो जाएगा 15 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ 5, टाइम कितना लगा वही 1 आवर। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस मतलब यहाँ पर भी कवर हुआ 5, टाइम लगा 1 आवर, यहाँ पर भी कवर हुआ 5, टाइम लगा 1 आवर। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। देखो अगर आप इसको देखोगे 1 घंटा में 5 किलोमीटर, 2 घंटा में 10 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो कितना है 5। टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा, 1 आवर में 5 किलोमीटर था, 2 आवर मतलब 1 घंटे, उसका 1 घंटे के बाद आपने 10 किलोमीटर कवर किया, मतलब इक्वल डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर भी स्पीड कितना होगा 5, यहाँ पर भी स्पीड होगा 5 और यहाँ पर भी स्पीड होगा 5, तब जाकर आप इक्वल डिस्टेंस कवर। देखिए ये सिचुएशन में भी स्पीड होगा 5 किलोमीटर पर आवर, इस सिचुएशन में 5 किलोमीटर पर आवर, इस सिचुएशन में भी 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इक्वल डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो। ठीक है, 1 घंटा में 5 किलोमीटर, फिर आ गया 10 किलोमीटर, तो इस सिचुएशन में 2 आवर में 10 किलोमीटर, सो इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ है। सो दिस इज योर कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो दिस इज योर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेकेंड पॉइंट देखो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो ये क्या होता है, देखिए एंगुलर मोमेंटम को एल वेक्टर से डिनोट किया जाता है। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम विच इज आर क्रॉस पी। ओके, और टाउ जो होता है जिसको हम टर्क कहते हैं, और वो होता है आर क्रॉस एफ। ओके, ये चीज आपको पता होना चाहिए। सो आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एफ, इसको थोड़ा समझते हैं। कोई भी एक पार्टिकल, मैं एक पार्टिकल ले रहा हूँ, एक सिस्टम डिफाइन नहीं किया हो। ओके, तो कोई एक पार्टिकल अगर ये आर है तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, टेंजेंशियली आएगा। ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर होगा टू द आर। ओके, अगर यहाँ पर होगा तो इस डायरेक्शन में आएगा टेंजेंशियली, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली आएगा, विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू आर। सो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी ये होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन भी ये होगा। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम। ओके, तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, जो आर वेक्टर है उसका डायरेक्शन इधर आएगा। ठीक है, ये आर वेक्टर का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। सो आर क्रॉस पी किधर होगा, आर क्रॉस पी, जैसे आप देख सकते हो आर क्रॉस पी बोर्ड से बाहर आ रहा है, मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज कमिंग आउटवर्ड। ओके, इट इज कमिंग आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, कोई एक पार्टिकल मैंने लिया है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, सिस्टम मैंने डिफाइन नहीं किया है, सिस्टम आ जाएगा तो उस केस में सेंटर ऑफ मास आएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास भी ये सब चीज़ों को फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो बहुत सारे पार्टिकल को लेकर हम डील नहीं करेंगे, तो उन सारे पार्टिकल का जो कलेक्शन है हम ये सोचेंगे कि एक जगह पर वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। तो जो सेंटर ऑफ मास के लिए हम निकाल देंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो मास विच इज कंसेंट्रेटेड एट ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, वो सारे पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर लेगा। अगर एक सिस्टम आपने लिया है वहाँ पर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, सो सबका कुछ मास होगा, तो उनका सारा मास जो कंसेंट्रेट कर रहा है जो सिंगल पॉइंट, वो सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास ये सारे प्रिंसिपल को ओबे करेगा, तो सिस्टम भी ये सारे चीज को दिखाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर मोमेंटम। सो आर क्रॉस पी आ रहा है आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, प्लेन ऑफ बोर्ड आप बोल सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया। ओके, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था जो आपका बेसिक्स एलिमेंटरी कोर्स में आपने पढ़ा ही होगा। तो एल वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंपर 1 को आप डेरिवेटिव मारोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डी एल वेक्टर बाय डी टी ये हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। तो इसका डेरिवेटिव आपको पता है क्या होगा, एक होगा आर वेक्टर क्रॉस डी पी बाय डी टी प्लस पी वेक्टर क्रॉस डी आर बाय डी टी। ओके, तो आर क्रॉस ये डी आर बाई डी टी इज नथिंग बट योर वेलोसिटी।
तो ये हो जाएगा डी एल वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस डी पी बाय डी टी प्लस पी वेक्टर क्रॉस, ये आपका हो गया वेलोसिटी। तो पी वेक्टर क्रॉस वेलोसिटी ये आपका हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि p का मतलब है mv क्रॉस b। ए मास इज ए कांस्टेंट, तो v क्रॉस v करना है, तो v क्रॉस v कितना होता है, v वेक्टर का मॉड स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन ऑफ 0 होता है 0 क्योंकि दीज टू वेक्टर आर इज पैरेलल और ओवरलैप विथ ईच अदर। तो इन दिस पर्टिकुलर केस आपका ये हो जाएगा 0। तो दिस इज योर डी एल वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस डी पी बाय डी टी। ओके, सो आर क्रॉस डी पी बाय डी टी, तो डी पी बाय डी टी इज नथिंग बट योर फोर्स। सो डी एल वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ by Newton's second law. So r cross f is nothing but your tau vector. तो tau vector is equal to dl vector by dt. Okay? तो इस रिलेशन में अगर नेट टर्क acting on a particle is 0, is supposed to be 0, in that particular case I can write the equation as, अगर 0 हो गया so dl vector by dt is equal to 0, अगर tau is equal to 0, तो इन दिस केस L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये भी हो गया कांस्टेंट ऑफ मोशन, कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, तो मैंने आपको 4 टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था। कांस्टेंट ऑफ मोशन मतलब जैसे कि स्पीड इज योर कांस्टेंट, उसी टाइप का। ओके, सो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। ओके